हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडर्स एकेडमी। मैं कपिल शांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे जो एस्पिरेंट जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, जो नए एस्पिरेंट जो हमसे जुड़ रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ काफ़ी लंबे समय तक और हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी बच्चों की ही मोटिवेशन से हमें भी काम करने का मन करता है, आप सब से जुड़े रहने का मन करता है, क्योंकि हम किसी को गाइड करें हमें भी अच्छा फील होता है और हमारा काम आपको पसंद आता है, ये भी हमारे लिए एक अच्छी फीलिंग है। तो हम आज फिर आपके सामने हाजिर है 20 क्वेश्चन लेकर। 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस सेक्शन से। केवीएस पीआरटी का जो हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें टॉपिक है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट और उसके टाइप। वहीं से कुछ क्वेश्चन निकाले गए हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मिक्स क्वेश्चन लिए जाए, इसलिए दो टॉपिक इसमें मिक्स हो गए हैं। तो आप सभी के लिए अच्छा एक रिवीजन होगा। जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं, पहले नहीं जुड़े हैं, तो हमारे हमारे चैनल द फीडियाज एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको क्लास की सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे और कोई क्लास आप मिस ना करें, रेगुलरिटी बनी रहे। मेन बात यह है कि अगर वो मिस हो जाती है तो आपको वो रिमाइंडर करवाती रहती है कि एक क्लास हो रही है, उसको रिवाइज कर लीजिए। बाकी बच्चे कर रहे हैं, आपको भी करनी जरूरी है। तो क्योंकि आप बाकी बच्चों से पीछे तो नहीं रह सकते, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको रिमाइंड करवाते रहेगा वो नोटिफिकेशन कि आपको कोई क्लास मिस हुई है या आप उसको लाइव नहीं ले पाए, तो कोई बात नहीं, बाद में ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है। तो इस तरीके तो ईवीएस के 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। पहला क्वेश्चन लेते हैं। गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड द मनी दस रेज्ड ऑन व्हाट। देखिए, तो सरकार जो कर एकत्रित करती है, इस प्रकार जुटाए गए धन को वो कहाँ पर खर्च करती है, ये हमारा क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रशासन, रक्षा और विकास कार्यक्रम में देखिए ये हो सकता है। उसके बाद टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम, कई कल्याणकारी योजनाएं बनाना और लागू करने में, ये भी हो सकता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर वेलफेयर, क्या इन पे खर्च किया जाता है, ये लगभग हो सकता है ना, कुछ संगठनों को गवर्नमेंट हेल्प करती हो। एमएनसीज को भी हो सकता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सरकार कुछ छूट देती हो, सब्सिडी के रूप में वो खर्च करती हो। लेकिन अब भी देखिए चारों के चारों है, ऑल ऑफ द वो दिया नहीं गया है। तो हमको एक ऐसा ऑप्शन उठाना पड़ेगा जो सबको लिए हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी एक्सक्लूसिव हो गया, मतलब कुछ ही डिपार्टमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, एमएनसी की बात हो रही है। तो ये हो गया हमारा बी आंसर। टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम, और इसके अंदर ये सारी ही चीजें आ जाती है। ठीक है। लोगों की रक्षा भी वेलफेयर ही है, डिफेंस उसी में आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विसेज दी जा रही है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, रोड बनाए जा रहे हैं या कुछ और चीजें बनाई जा रही है, तो ये सारी चीजें हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन, एक लोकतंत्र सही से अच्छा काम कब करता है, ये बात आ गई है। तो कब करता है एक लोकतंत्र अच्छा काम? प्राइवेट कंपनी है ग्रेट प्रॉफिट, अगर प्राइवेट कंपनी को, निजी कंपनियों को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा हो, तो ये तो कैपिटलिज्म की बात आ गई। ठीक है। तो केवल प्राइवेट कंपनी को लाभ हो, गवर्नमेंट कंपनीज को लाभ ना हो, लोगों को लाभ ना हो, इंडिविजुअल पर्सन को लाभ ना हो, तो कहाँ की डेमोक्रेसी? तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है। वेल असाइंड इंस्टीट्यूट वर्क वेल, तो आप अपना आंसर बता दीजिए। ये टेस्ट में आपका क्या स्कोर होगा? 20 क्वेश्चन इसके अंदर है, 20 आउट ऑफ 20 आपने कितने गेन किए, वो आप नीचे कमेंट में लिख के बताएंगे। लाइव चैट में बताते हैं तो लाइव चैट में फिर नए बच्चे जो टेस्ट देते हैं उनके साथ आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। कमेंट में लिख के बताएंगे तो वो आपको, जो बाद में देखने वाले बच्चे हैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। वहन असाइंड इंस्टीट्यूट वर्क वेल, जब जितने भी इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं हैं, उनको जो संस्थाएं वो अच्छी तरह से अपना असाइन कर काम क्या कर रहे हैं, टाइम से कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं, उनको कुछ काम दिया गया है, वो संस्थान अच्छे से काम कर रहे हैं। वहन एमएनसी कम इन, जब एमएनसी आ जाए क्या, तब होता है लोकतंत्र सही। और वैन एनजीओ वर्क्स, और जब गैर सरकारी संगठन काम करते हैं, तो ये इंडिविजुअल चीज होगी। ठीक है। और यहाँ पर हमने बहुत सारे संस्थानों की बात की है, तो ये हमारा बी सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ऐसी संस्थाएं हैं जो लेती हैं फैसले किस मामले में? स्टेप टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। इम्प्लीमेंट वर्ड आ गया है, इम्प्लीमेंट हमेशा एग्जीक्यूटिव के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और एग्जीक्यूटिव भी कौन से? परमानेंट एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो उनके लिए ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव, उनके लिए ये ज्यादा ठीक रहता है, ना कि केवल इतना सा जितना मैंने कह दिया उतना ही। तो ये काम नहीं चलेगा। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फैसले लेते हैं। स्टेप टू इन सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट फाइनली, नागरिकों और सरकारों के बीच विवादों को अंत निपटाने के लिए ये काम कोर्ट का है। ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, तो मैंने आपको बताया था कि डिसीजन जो लेते हैं, पॉलिसी रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं वो कैबिनेट लेती है, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट। तो आपने कभी कभी देखा होगा कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूर कर दिया है, कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है, इस पे मंजूरी दे दी है, तो ये पॉलिसी डिसीजन वो ले रहे हैं और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंट करेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो करेंगे। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया? सी। सी हमारा सही आंसर हो गया, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज नॉट द रोल ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का कौन सा रोल नहीं है? पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। संसद किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखती है। ठीक है, अगर वो डेमोक्रेसी होगी तो संसद जो है किसी भी कंट्री में कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखती है। ये तो बात बिल्कुल सही होगी। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एक्जिस्टिंग लॉज और एबॉलिश एक्जिस्टिंग लॉज एंड मेक न्यू वन इन देयर प्लेस। तो ये भी ठीक हो गया। ठीक है, अब ये डिसीजन भी पार्लियामेंट कर सकती है। पूरी दुनिया में होगा या नहीं होगा ये कंपेयर करके देखेंगे। एनी पार्लियामेंट मेक डिसीजन रिगार्डिंग इंटरनल वारपेस। कोई भी संसद अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के संबंध में निर्णय ले सकती है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। सरकारों के पास जितने पैसे हैं उस पर संसद का नियंत्रण होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो गया। मुझे लगता है इसकी फॉर्मुलेशन हमने भारत के संदर्भ में करनी थी, और भारत के संदर्भ में करेंगे तो उसका आंसर सही होगा। फिर भी हम देखते हैं संसद किसी भी देश में कानून बनाने का अधिकार रखता है। बिल्कुल संसद तो अधिकार रखता है। ठीक है, लेकिन सभी देशों की बात हो रही है तो मुझे लगता है अगर हम किसी डिक्टेटर को देखें तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ सारे कानून राजा के हिसाब से चलते हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे भी दिक्कत हो रही है, तो ये भी देखा जाए तो नहीं होगा। एनी पार्लियामेंट में एक डिसीजन रिगार्डिंग, तो सारी पार्लियामेंट नहीं, कहीं कहीं सैनिक भी ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन ठीक नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करना ही पसंद करेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। पूरे वर्ल्ड में तो ये पॉसिबल नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको छोड़ते हैं। इफ एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास्ड बाय द बोथ हाउसेज बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू हाउसेज देन व्हाट हैपन। यदि कोई सामान्य कानून को दोनों सदनों द्वारा पारित करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर दोनों सदनों में कोई अंतर है, मतलब आपस में मतभेद है, तो क्या होगा? फाइनल डिसीजन टेकन इन ज्वाइंट सेशन इन विच मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज विल सिट टुगेदर। देखिए, लोकसभा जो रिप्रेजेंट करती है मोस्टली वो सेंटर के को रिप्रेजेंट करती है, और यहीं से सेंटर की गवर्नमेंट बनती है। राज्यसभा में प्रतिनिधि होते हैं राज्य के। तो कोई ऐसा डिसीजन ना ले लिया जाए जो केवल सेंटर के हक में और राज्य के अधिकारों पर अतिक्रमण हो जाए। तो इस डिसीजन से बचने के लिए कभी कभी इनमें मतभेद हो जाता है। लोकसभा तो उस प्रस्ताव को पास कर देती है, लेकिन राज्यसभा नहीं करती है। तो ऐसे प्रस्ताव के लिए अगर वो साधारण बिल है तो उसके लिए ज्वाइंट सेशन बुलाने का एक प्रावधान है। अंतिम निर्णय संयुक्त सत्र में लिया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। राज्यसभा निर्णय एक तरफा नहीं ले सकती, क्योंकि मतभेद हो गया, इसका भी डोमिनेंस नहीं चाहिए और लोकसभा का भी डोमिनेंस नहीं चाहिए। राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। राष्ट्रपति केवल जब प्रस्ताव पास हो जाता है तो उस प्रस्ताव पे सहमति जताते हैं। राष्ट्रपति इस मामले में निर्णय नहीं लेते हैं। लोकसभा हैज मोर पावर देन राज्यसभा इन वन मैटर। विच मैटर? लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां कहां पर है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। ठीक है, पासिंग डिफरेंट बिल्स के अंदर, या मनी मैटर में। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में अगर ओवरऑल देखें तो जो टिल्ट दिखता है वो सेंटर की तरफ है। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ ये नहीं सोचना है, हमें इन ऑप्शन को देखना है। डिफरेंट बिल तो राज्यसभा भी पास कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर डिस्कस राज्य सरकार भी कर सकती है, राज्यसभा भी कर सकती है, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में और पासिंग डिफरेंट बिल्स में, दोनों में ही राज्यसभा पार्टिसिपेट कर सकती है। हम राज्य की बात नहीं करें, राज्यसभा की। मुझे लगता है मैंने कहीं बीच में राज्य बोल दिया, मुझे खुद डाउट हो रहा है। तो राज्यसभा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया जाता है, उसमें राज्यसभा में बिल लेके आ जाता है, इसमें भी लेके आ जाता है। मनी मैटर में लोकसभा का एक तरफा डोमिनेंस है कि जो मनी बिल होता है, मनी बिल अगर 14 दिन तक राज्यसभा के पास भेजा गया है और राज्यसभा उसमें कुछ ऑब्जेक्शन भी करती है या उसके बारे में कुछ नहीं कहती है या उसको रख लेती है, तो राज्यसभा की कोई सुनवाई नहीं है। माना जाता है कि बिल वहां पे पास हो चुका है। ठीक है, वो वापस करे ना करे, सुझाव देगी राज्यसभा, तो ये लोकसभा के ऊपर है, वो उसको माने ना माने। ठीक है, एज उसको मान भी सकती है और ना भी माने। लोकसभा हैज मोर पावर देन राज्यसभा इन विच मैटर। ठीक है, ये बात आ गई। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? ओहो, ये तो रिपीट हो गया, तो आज 18 क्वेश्चन होंगे क्या? द इंडियन पार्लियामेंट इज यूनिकैमरल, 3 हाउसेज, बाइकैमरल, 4 हाउसेज। भारत की पार्लियामेंट अगर देखिए, पार्लियामेंट के बहुत सारे हिस्से हैं। तो पूरी पार्लियामेंट देखिए, संसद के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है जिसे हम कहते हैं लोअर हाउस। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पार्ट है उसको कहते हैं हम अपर हाउस, और तीसरा जो पार्ट है उसे कहते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो संसद, ये लोअर हाउस को निम्न सदन भी कहा जाता है, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है, और फिर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट तो हमारे राष्ट्रपति हो गए। निम्न सदन को कहा जाता है लोकसभा। तो पहला पार्ट हो गया लोकसभा। दूसरा पार्ट हो गया जो उच्च सदन है उसको राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हो गए। तो इन तीनों चीज़ों से, इंस्टीट्यूशन से मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनी हुई है। लेकिन हमारी पार्लियामेंट जो है वो बाइकैमरल है, मतलब इसमें कितने सदन है ये देखा जाता है। राष्ट्रपति तो एक इंस्टीट्यूशन हो गया, सदन अगर देखें तो 2 ही है, द्विसदनीय है, बाइकैमरल है हमारी संसद। इस पे हमें ध्यान देना है। कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस कैन बी मूव्ड ओनली इन विच पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो विश्वास या विश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है, लेके जाता है, वो कहाँ पर लेके आया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में
प्लानिंग कमीशन में या एस्टिमेट कमेटी में। देखिए जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसकी बात करते हैं, तो वो उसके लिए जो सदन बनाया गया वो लोकसभा बनाया गया है। ठीक है, लोकसभा सदन परमानेंट नहीं है, 5 साल में, हर 5 साल में इसका इलेक्शन होता है। इससे पहले अगर डाउट होता है अपोजिशन को कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेके आती है। ठीक है, मोशन लेके आती है, और सरकार कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है। ये केवल लोकसभा में लेके आ जाता है, राज्यसभा में अगर ये फेल हो जाए इसका कोई मैटर नहीं रखता है, ये लोकसभा में आता है। ठीक है, लोकसभा योजना आयोग एक वेबसाइट हो गया, ये भी वेबसाइट हो गया, तो यहाँ पर लोकसभा में लेके आ जाएगा वो। टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर लोकसभा आर कितनी है लोकसभा के लिए सीटों की कुल संख्या, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 545। अगर आपसे पूछा जाए तो कि मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, तो 552 हो सकती है। फिलहाल नॉर्मल इतना है। पहले 543 प्लस 2 होता था, लेकिन ये दो एंग्लो इंडियन की जो सीट रिजर्व की जाती थी, एंग्लो इंडियन अंग्रेजी मूल का इंडियन कोई व्यक्ति है तो उसके लिए 2 सीट रिजर्व होती थी, ये अब बंद कर दिया गया है, तो ये हमारा डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज आल्सो नोन एज राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ द स्टेट। इंडियन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं हम, स्टेट असेंबली की बात नहीं कर रहे। सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन को समझना है, भारतीय संसद की बात कर रहे हैं। कभी कभी हम गलत क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा है, लोकसभा है और प्रेसिडेंट है। बात कर रहा है कि लोअर हाउस किसको कहा जाता है, निम्न सदन किसको कहा जाता है, तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। हमारा सही आंसर बी हो गया। ठीक है, संसद के 3 पार्ट आपको मैंने पहले ही बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द टेनर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज व्हाट। राज्यसभा जो सदन है वो स्थायी सदन है, पहले ध्यान रखिए। स्थायी सदन का मतलब ये कि विभंग नहीं होता है, हमेशा ही जो है एक्ट में रहता है। स्थायी सदन का मतलब है जैसे लोकसभा 5 साल बाद भंग हो जाती है पूरी की पूरी और इसके इलेक्शन होते हैं। स्थायी सदन का मतलब है ये हमेशा कभी भंग नहीं होता। इस हर 6 साल बाद इसके सदस्यों का टेनर जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, बाकी 2/3 सदस्य जो है वो बने रहते हैं। तो 1/3 सदस्य जब चुनाव हो रहा है तो अभी भी ये सदन बरकरार है। तो इसका जो टेनर है वो 6 साल का है, ध्यान रखेंगे। 6 साल का टेनर है राज्यसभा, जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है। लो क्वेश्चन भी आ गया है। द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज व्हाट। चलिए, तो हमने 13वां क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं आप सबके साथ। एक बार की बात है कि मैं एग्जाम देने गया था, और एग्जाम देने जब मैं गया तो उस एग्जाम नहीं, एक इंटरव्यू था। उस पोस्ट के लिए एक ही मैं जैसे जनरल की अगर कैटेगरी बात करूं तो जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट वहां पर रिजर्व थी, पीआरटी की। ठीक है, एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल था दिल्ली के अंदर, और एक पीआरटी की, वैसे 2 पीआरटी की वैकेंसी थी। तो मुझे कहा गया कि एडेड स्कूल में मोस्टली फिक्सिंग चलती है, और मैंने इससे पहले एक एडेड स्कूल में इंटरव्यू दिया भी था, उसमें मैं नहीं लिया गया था, सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इस इंटरव्यू में जो जैसे जैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, उन क्वेश्चन के अच्छे आंसर मैंने तैयार किए। तो जब मैं वहां पर गया तो मुझे पता चला, वहां के क्लर्क ने बताया कि यहाँ पर फेयर सिलेक्शन करने की कोशिश है ताकि अच्छा स्टाफ आए और 12th तक अच्छा क्राउड, अच्छा बच्चों की जो है स्टाफ पहुंचे। तो मुझे लगा कि यहाँ पे चांस बन सकता है, तो मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। अब मैं जब वहां पर एप्लीकेंट थे टोटल 25 और जनरल की पोस्ट थी 2, वेरिफिकेशन में 14 पहुंचे। अप्लाई किया 25 ने, तो 14 ने वेरीफाई किया। लेकिन कई बार इंटरव्यू कैंसिल होता गया, तो फाइनल डे को 8 जने पहुंचे। 8 जने में 2 जने बिल्कुल हीरो की तरह तैयार होकर आए थे, और उन्होंने कहा कि हमने तो बात की हुई है 15 लाख रुपए में। तो 15 मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन आ गया। तो मुझे लगा कि आने का कोई फायदा नहीं, फिर लगा कि चलो इंटरव्यू तो दे ही जाते हैं। तो पता चला कि वहां पर जो बोर्ड बैठा है वो अच्छे से क्वेश्चन आंसर पूछ रहा था। 2 जने तभी के तभी वापस चले गए कि उन्होंने कहीं से डाइट ऐसे की होगी, तो वो घबरा गए। फिर रह गए 6। ठीक है, अब 6 1:3 का रेशियो होता है। एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट होंगे तभी इंटरव्यू होगा। अब 2 कैंडिडेट ऐसे मिल गए जिन्होंने बीएड की हुई थी और बीएड वाले अप्लाई नहीं किया हुआ था, तो 4 रह गए, और 4 पोस्टों के हिसाब से अब एक ही पोस्ट भरी जाएगी, यानी कि अब जनरल की बस एक पोस्ट रहेगी और 4 एप्लीकेंट एलिजिबल है। उन्होंने 45 मिनट तक मेरा इंटरव्यू लिया, मुझसे रीजनिंग के सवाल निकलवाए, मुझसे पोएम गवा के देखी, सारी चीजें की। तो हमें कभी कभी लगता है कि शायद एक पोस्ट पे सिलेक्शन नहीं होता, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, एक चांस की तरह इसको ले, तो आपका सिलेक्शन होगा। होपफुली पॉजिटिव होके जाए तो आपको फायदा होता है। तो भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, ये बात कर ली हमने। राज्यसभा इसको कहा जाता है, इसको अपर हाउस कहा जाता है। ये स्थायी सदन है, 6 साल इसका टेनर होता है, और इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं उनका इलेक्शन 6 साल में होता है, बाकी बरकरार रहता है, इसलिए स्थायी सदन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट नेम इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु आर नॉट द मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी। ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो रूलिंग पार्टी का पार्ट नहीं है, उनको क्या नाम दिया जाता है।
मान लीजिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आधा जो वो है, चलिए कुछ ये स्लाइड पलट पलट गई है। हाँ, ये क्वेश्चन था। मान लीजिए पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में इतने सदस्य की संख्या 50% सदस्य बीजेपी ने लिए हुए हैं आज के दौरान देखें तो, मान लीजिए तो बाकी कांग्रेस के भी होंगे, फिर बीएसपी के भी होंगे, साथ साथ और भी किसी पार्टी के एसपी के होंगे, या किसी और पार्टी के भी हो सकते हैं। तो इन सभी को क्या नाम दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। विधायक, एमएलए, देखिए पार्लियामेंट में तो ऐसा नहीं होगा, रूलिंग पार्टी के अपोजिशन में हर एक विधायक को वहां पे विधायक नहीं कहते, ठीक है। अब देखिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी नहीं कह सकते क्योंकि वो पार्टियों से रिलेटेड है। तो उन सभी को एक शब्द में क्या कहा जाएगा, अपोजिशन कहा जाएगा। तो विपक्ष की भूमिका में है, जो सरकार में शामिल नहीं है वो विपक्ष है, ठीक है। ये कहने की कोशिश है, बहुमत नहीं कहा जाएगा। दिस इज ए प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द ऑपोजिशन मीट टू डिस्कस द वेरियस थिंग। तो एमएलए की बात हो रही है, ध्यान रखिए एमएलए स्टेट में होते हैं, पहली बात तो ये। एक स्थान के बारे में पूछ रहा है जहां रूलिंग पार्टी भी बैठती है और अपोजिशन भी बैठता है, चाहे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो, ये विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। तो ये स्थान कौन सा हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। राज्य विधानसभा में ऐसा होता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में ये पार्ट होता है, प्रेसिडेंट हाउस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही नहीं है, हाई कोर्ट का भी मतलब नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is a political organization that subscribe to a particular ideology and seek to attain political power। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी नहीं होती, ठीक है, सब्सक्राइबर पार्टी नहीं होती, आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और एक इसकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है और ये पॉलिटिकल पावर लेना चाहती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी ही है, जैसे कांग्रेस की अपनी लिबरल कहा जाता है, लिबरल कहा जाता है। उसके बाद बीजेपी की बात करें तो इसको दक्षिणपंथी कहा जाता है, ठीक है, राइट विंग कहा जाता है। और अगर हम करें वामपंथी पार्टी की, ठीक है, तो इनको लेफ्ट पार्टीज कहा जाता है। तो इनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है और इस ट्रेंड के साथ ये पॉलिटिकल पावर गेन करना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो गया, राजनीतिक दल। हु लेट द रियल अथॉरिटी इन ए कंट्री, देखिए हु हैव द रियल अथॉरिटी इन ए कंट्री, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर गलत कर सकते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर रियल अथॉरिटी किस में होती है, प्रेसिडेंट के पास वास्तविक अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास। तो यहाँ तक अगर हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भारत के अंदर राष्ट्रपति है, उसके पास नाम मात्र का शक्ति है, असली शक्ति को यूज प्राइम मिनिस्टर करता है। लेकिन एक और ऑप्शन दिया हुआ है पीपल, तो असली अधिकार लोगों के पास होते हैं, पीपल से ही शक्ति मिलती है प्रधानमंत्री को, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे पावर लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। राज्यपाल भी होगा, इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इलेक्टेड बाय द पीपल दे देन बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनमें ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं फिर वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट नहीं कह रहा, तो ये मतलब राज्य की बात हो रही है, राज्य के अंदर ऐसा होता है। पार्लियामेंट की बात होती है, सेंटर की बात होती है, लेकिन संसद की बात नहीं है, विधानसभा की बात है। तो चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड बाय पीपल और उसके बाद बनता है, चीफ मिनिस्टर तो वैसे ही बन जाता है, 6 महीने बाद फिर से वो इलेक्शन लड़के एमएलए बन जाएगा। उसके बाद उसको जो है इलेक्शन लड़ना होता है 6 महीने के अंदर, अगर ना भी वो सदस्य हो तो राज्य विधानसभा का। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सही आंसर है। पीपल के द्वारा जब इलेक्ट हो जाते हैं तो वो एमएलए बन जाते हैं और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। तो हमारा बी आंसर सही होगा। प्रेसिडेंट तो राज्य से बिलोंग ही नहीं करता और गवर्नर जो है वो इलेक्ट नहीं होता, उसको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। इंडिया गेट ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्री, भारत में कई देशों से बड़ी संख्या में मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। देखिए ये जो है डेमोक्रेसी का ही पार्ट है, डेमोक्रेसी और इंटरनेशनल रिलेशन का जो थोड़ा सा टॉपिक मिला है उससे है। इंडियन डॉक्टर्स आर फेमस इन वर्ल्ड, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टू मीट देम बिकॉज दे आर वेरी फेमस। देखिए डॉक्टर फेमस है इससे मतलब नहीं होता, डॉक्टर फेमस है उससे लोग मिलने नहीं आते, लोग उपचार करवाने आते हैं, ठीक है। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया दैट compete with the best in the world, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट के साथ compete करते हैं, उन हॉस्पिटल में आते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल टूरिस्ट इसलिए आते हैं ना कि ए ऑप्शन की वजह से। दो टूरिस्ट हुआ डॉक्टर कम टू हॉस्पिटल, ये गलत है कि भाई वो टूरिस्ट जो कि डॉक्टर हैं वो यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल नहीं। दे कम टू विजिट हॉस्पिटल एज ए टूरिस्ट प्लेस, नहीं। हॉस्पिटल में वो इलाज के लिए आते हैं। मेडिकल टूरिज्म इंडिया में उभर रहा है क्योंकि यहाँ पे इलाज सस्ता भी और अच्छी जो है बहुत सारे हॉस्पिटल कम्पीट कर पाते हैं इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। हॉस्पिटल वो सस्ता है और अच्छी क्वालिटी का है, कम्पीट कर सकता है। 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया आर व्हाट, भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं, सेंटर, नेशनल, स्टेट। ये तो दोनों सेम हो गया तो ये तो नहीं होगा। सेंटर, स्टेट, लोकल, ये ठीक लग रहा है। अर्बन लोकल का पार्ट है लेकिन ये आधा हो गया, इसमें हमें पंचायती राज भी लेना पड़ेगा और अर्बन भी लेना पड़ेगा, ये भी वही बात होगी। तो इस तरीके से ये रूरल आ गया और ये दोनों एक ही है, तो हमारा सही आंसर हो गया अभी। तो कैसे लगे आपको, 20 नहीं 18 क्वेश्चन मुझे लगता है आ गए। एक क्वेश्चन थोड़ा फॉल्टी था और एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो 18 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा, पहले तो ये बताइए 18 आउट ऑफ 18 आए कि नहीं।
दूसरा आपका रिवीजन अच्छा हुआ या नहीं हुआ, क्या इस सीरीज को कंटिन्यू करें या 10 क्वेश्चन पे आए, 10 क्वेश्चन भी काफी रहते हैं मुझे लगता है, तो 20 क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन पे आ जाए, ये ठीक रहेगा क्या, लंबी क्लास ना हो। उसके साथ साथ आप सभी बच्चे अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप फीडियास एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आया ये वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अगर आपकी जानकारी में आप सब्सक्राइब करें और दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो अपने दोस्तों को अपने जानकारों को रिकमेंड कर सकते हैं हमारे साथ तैयारी के लिए, ठीक है, केवीएस पीआरटी के कोर्स के लिए भी और डीएसएसबी के लिए भी, तो वो रिकमेंड कर सकते हैं हमारे चैनल को इसके लिए और सीटेट के लिए भी, ठीक है। तो आप सबका के लिए क्लासेस आती रहेंगी, आपका रिवीजन होता रहेगा, 20 क्वेश्चन का रिवीजन हम करवाएंगे, 200 क्वेश्चन आप रिवीजन करिए, डेली टारगेट हम एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं, अपने डाउट हमें भेजते रहिए, हम उसका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखिए। जय हिंद, जय भारत।